हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब ये 1950 टू 1990 क्यों है, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला इस चैप्टर में हमें कुछ इंट्रोड्यूस करना है, कुछ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करना है कि आप यहाँ पे देखो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। अब जैसे लास्ट क्लास में और लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स कब आए इंडिया और कितने सालों तक रूल किया। तो अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया। अब ये 200 ईयर्स कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड तो है नहीं, ये काफी लंबा टाइम फ्रेम है और जिसमें इतना ताकत है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक कंट्री का, और जिसके जनरेशन्स भी याद ना रख पाए उसे उसे चेंज कर पाए। ब्रिटिशर्स ने काफी कुछ चेंज किया, जो अगर 200 साल पहले का अगर हम लोग बात करें, खैर लेकिन अब जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने देखा था कि इंडिया के अलग अलग जो सेक्टर्स थे, इकोनॉमी का अलग अलग पार्ट्स था, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, डेमोग्राफिक कंडीशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो उसके बारे में हमने देखा था कि उसका क्या कंडीशन था, और कंडीशन बिल्कुल सही नहीं था। अब देखो कि अब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1949 में बना और लागू हुआ 1950, ठीक है। लागू हुआ 1950 में। 1950 में कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास एकदम एक फ्रेश कंट्री आया यहाँ पे। अब हमारे कंट्रोल में था, हमारा गवर्नमेंट अब बना, और अब यहाँ पे आप सोचो कि एक जैसा एक नया इकोनॉमी अब आप कैसे चलाओगे, किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या सोच होगा। अब हमें यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करना है, डिफाइन करना है कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे रहेगा। इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं, तो इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग उसे कहेंगे एक ऐसा अरेंजमेंट जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी का उसे सॉल्व करे, या कैसे कंट्री जो है वो ऑपरेट करेगा, जो बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। ये जो एक सिस्टम होता है उसे इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम कि कैसे यहाँ पे हमारा ट्रेड होगा, ओन एंड ऑपरेट कैसे होगा, रेगुलेशन कैसे होगा, ये पूरे सिस्टम को इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन है, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं किसे हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है। मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो मेंशन रहेगा, तो आप वहां से जाके आप डिटेल भी उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स है क्या, कि ऐसे प्रॉब्लम्स जो हर एक इकोनॉमी में सेम होते हैं। हर एक इकोनॉमी में ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चन है जो अराइज होते हैं। इसमें सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी हर एक इकोनॉमी सोचता है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कितने क्वांटिटी में हमें उस गुड्स का प्रोडक्शन करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस पहला हमारा प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमें क्या सोचना होता है, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम लोग प्रोडक्शन तो करेंगे, तो कौन से तरह से, कौन से टेक्निक से, कौन से टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे दो तरह का टेक्निक होता है। कोई भी चीजों को प्रोडक्शन करने का दो मेथड होता है, दो टेक्निक होता है। अब वो टेक्निक में एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या हो जाता है, यूज ऑफ मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, यानी ज्यादा से ज्यादा हम लोग लेबर का इस्तेमाल करेंगे, लोगों का इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन के लिए, और कम से कम मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे। और कैपिटल इंटेंसिव जस्ट ऑपोजिट, कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैपिटल यानी कि मशीन्स का यूज करेंगे और कम से कम लेबर का इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ मशीन, अदर टेक्नोलॉजीज, एंड लेबर इंटेंसिव इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ मोर लेबर, ठीक है।
टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास ये सवाल आएगा कि कौन से प्रोडक्शन, कौन से टेक्निक से प्रोडक्शन हमें करना है। और थर्ड जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या आ जाएगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमें यह आएगा कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है, जो कौन से कैटेगरी के लिए प्रोडक्शन करना है, ठीक है, जैसे रिच के लिए, पुअर के लिए, किसके लिए प्रोडक्शन करना है और कैसे गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों में, ये हो जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये तीन जो प्रॉब्लम है या तीन क्वेश्चन है इसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं, और इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो इस तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसके क्वेश्चंस को आंसर करता है। अब इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरह के हो जाते हैं, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उसका भी लिंक यहाँ पे मेंशन मैं कर दूंगा, आप यहाँ आई बटन पे जाके देख सकते हो, ये पूरा डिटेल्ड वीडियो था इकोनॉमिक सिस्टम का जब हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरह का हो सकता है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो सकता है, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी, तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, वो जो तीनों प्रॉब्लम थे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो थे वो सॉल्व किए जा रहे थे, सॉल्व किए जाते हैं किसके द्वारा, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी जो बिजनेसमैन होते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो इस तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें कुछ अलग होता है क्या, तो सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स वही प्रोड्यूस करेंगे जिसमें उन्हें प्रॉफिट होगा। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि ये प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, वेलफेयर पे ध्यान नहीं देते हैं, कि प्रॉफिट अगर हो रहा है जिस गुड्स के प्रोडक्शन में तो वही गुड्स प्रोडक्शन होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। दूसरा अगर हम लोग देखें ये हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक्स था। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जिससे ज्यादा फायदा होगा, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से फायदा हो रहा है तो कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल करेंगे, लेबर इंटेंसिव से फायदा हो रहा है तो लेबर इंटेंसिव का वो इस्तेमाल करेंगे, जो उन्हें फायदेमंद लगेगा उसी का इस्तेमाल वो करेंगे। फिर अगर हम लोग देखें फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या, कि जो क्या कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और जिनमें परचेजिंग पावर का कैपेसिटी है तो उन्हीं के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो जाता है कि जो तीनों प्रॉब्लम है वो सॉल्व किए जाते हैं किसके द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। और भी क्या इसमें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ये जो प्रोडक्शन है वो ओन, कंट्रोल और ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग सोशलिस्ट का बात करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, अच्छा इसका एग्जांपल भी हमने देखा था, जैसे कैपिटलिस्ट का था यूएसए, ठीक है, यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का था एग्जांपल। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में यही जो तीन प्रॉब्लम है वो तीन प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, अब हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट फिर से अगर हम लोग देखें जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होगा, गवर्नमेंट किस चीज का प्रोडक्शन करेगी, तो वेलफेयर ओरिएंटेड है, तो जो बेसिकली जो नीड के अकॉर्डिंग होगा, जो हमारे जितने भी लोग हैं, सिटीजन हैं, तो उनके बेसिक नीड को पूरा कर सके वैसे गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, वेलफेयर ओरिएंटेड है गवर्नमेंट। सेकंड सेकंड अगर हम लोग देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, तो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन का भी इस्तेमाल उसी तरीके से होगा जिसमें वेलफेयर जुड़ा हुआ हो। जैसे इंडिया जैसे इकोनॉमी में अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो पॉपुलेशन को देखते हुए क्या किया जाएगा, लेबर इंटेंसिव ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे सेकेंडरी है। फिर थर्ड था फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस यहाँ पे इक्विटी भी देखा जाएगा कि किसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट यहाँ पे वेलफेयर ओरिएंटेड है, तो हर एक के नीड को पूरा कर सके उनके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। सो ये चाइना का यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी चाइना अधिकतर अपनाती है। नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, ये कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हुआ, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सचर है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलके अगर इकोनॉमी को चलाती है और तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और जो भी यहाँ पे मींस ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कंट्रोल, ओन और ऑपरेट गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है।
यानी कि गवर्नमेंट, अब यहाँ पे आप देखो कि गवर्नमेंट वेलफेयर के बारे में सोचेगी तो वेलफेयर के बारे में भी काम होगा, जितने भी बेसिक चीजें होंगी तो बेसिक चीजों का प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी या उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन भी लगाएगी, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो चाहे वो प्रोड्यूस कर सकती है, उसमें वो फ्री है, बट और प्राइस भी अपना फ्री कर सकती है, फ्रीली वो डिटरमाइन कर सकती है। लेकिन एक चीज हो जाता है कि अब जैसे जो बेसिक चीजें हैं, अगर प्रोडक्शन दे दिया गया है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी, फिर भी गवर्नमेंट उस पर रेगुलेशन लगा सकती है। जैसे मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो काम है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी दिया गया है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मनचाहा वहां पे बिल नहीं, अपना वो जो चार्जेस है वो अपना नहीं रख सकती है, क्योंकि बेसिक थिंग है। तो इसमें लिमिट लगा देगी गवर्नमेंट कि आप इससे ज्यादा आप ना करें। आपको अगर नुकसान हो रहा है तो उसके भरपाई के लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज या अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलफेयर को भी रखा जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट को इग्नोर किया जा रहा है, प्रॉफिट भी है। ठीक है, अब हर तरह के लोग हैं, जैसे रिच है, पुअर है, तो हर एक के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे आप कोई मोबाइल फोन अगर आप देखोगे तो कोई मोबाइल फोन क्या हो रहा है कि उसका अलग अलग रेंज होता है। वो क्या हो रहा है, कोई 15,000 का भी अगर प्रोडक्शन कर रही है, फिर और वो मिड रेंज का भी जैसे 25 to 30,000 का भी प्रोडक्शन कर रही है, और 1 लाख का भी प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, 1 लाख का भी प्रोडक्शन कर रही है। अब जिसका जो अफोर्ड कर सकते हैं, कोई 15K का अगर अफोर्ड कर रहा है तो 15K का परचेस करेगा, जो 30K का अगर वो अफोर्ड कर रहा है तो 30K का परचेस करेगा, और जो 1 लाख का अफोर्ड कर रहा है वो 1 लाख का परचेस करेगा। सो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि दोनों को छूट रहता है, और दोनों के लिए वेलफेयर और प्रॉफिट दोनों को साथ लेके चला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। नाउ अब हमारे पास यही सवाल था, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमारे कंट्री के लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम तो होना ही चाहिए। ठीक है, कि वो कैसे इकोनॉमी हमारा अरेंज होगा, ठीक है, कैसे और चीजें होंगी, कैसे ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हमारा सॉल्व होगा, और इकोनॉमी कैसे रन करेगा। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सवाल हमारे पास यही था कि एक इकोनॉमिक सिस्टम हमारा होना चाहिए। सो इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया तो इसमें जो भी लोग थे, जैसे हमारे यहाँ पे आप देख लो कि जो भी लोग थे इन सभी ने मिलके मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया। After adopting mixed economic system, the next important step for the government was to revive the poor, backward and stagnant economy inherited from the British rule. तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाने के बाद, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे सजेस्ट किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और फिर अपनाया गया। ठीक है, तो ये जब अपनाया गया है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो अब यहाँ पे आप देखो कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम और सोशलिस्ट इकोनॉमी, पहले सोशलिस्ट का भी सोचा गया था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का, लेकिन फिर सोवियत यूनियन को ध्यान में रखे कि नहीं, सोवियत यूनियन जैसा कुछ हाल ना हो जाए, इसके वजह से इन्होंने सोचा कि नहीं, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमें रखना है, क्योंकि डाइवर्स यहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इसके वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी रखना है। ठीक है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे सोवियत में रखा गया, सोवियत यूनियन में रखा गया, तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, यानी कि टूट गया, जो पूरा का पूरा इकोनॉमी था अलग, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बट गया था। तो इंडिया नहीं चाह रही थी कि हमारे साथ भी ऐसा हो, सो इसीलिए बहुत सोच समझ के मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अब अडॉप्ट तो कर लिया गया, अब दूसरा चैलेंज जो हमारा था और दूसरा स्टेप जो गवर्नमेंट को लेना था कि कैसे हमारा जो इकोनॉमी था, जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने देखा कि हमारा जो इकोनॉमी था वो पुअर था, बैकवर्ड था या स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, जो ब्रिटिश रूल से इनहेरिट किया गया हमारे पास, अब इसे कैसे सुधारा जाए। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे प्लान करना है। प्लान किसे कहते हैं, जैसे कोई भी काम को करने से पहले जो हम सोचते हैं कि कैसे किया जाए, यानी कि थिंकिंग इन एडवांस, तो वही हमें प्लान करना था अपनी इकोनॉमी के लिए, तो उसे इकोनॉमिक प्लानिंग का नाम दिया गया। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री डिफाइंस a set of goals to achieve within a specified period. सो अब देखो कि प्लान जो होगा, तो प्लान हमेशा एक स्पेसिफाइड पीरियड को लेके ही होगा। सो प्लानिंग जो होता है विदाउट डेडलाइन, वो कुछ हमारा ये क्या है, ख्वाहिश है कि ऐसा हमें करेंगे, ऐसा हमें करना चाहिए,
वो एक सपना है, एक ड्रीम तरह का है कि बिना कोई टाइमलाइन के, टाइम फ्रेम के अगर हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि आपने सोचा कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे भाई? अब आपका एक सिलेबस है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इतने समय में, इतने दिन में इतने चैप्टर्स को कवर कर लेना है। दैट इज प्लानिंग। सो प्लानिंग जो होगा हमेशा स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगा। सो उसी तरह से यहाँ पे भी देखा गया कि कंट्री कैसे डिफाइन करेगी गोल्स को टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड में वो हमारा अचीव हो जाए। सेट आउट अ प्लान टू अचीव दोज गोल कीपिंग इन व्यू द कंट्रीज रिसोर्सेज, और कंट्री के रिसोर्सेज को ध्यान में रख के हमें वो प्लानिंग करना था, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस इज टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो मेन हमारा पर्पस था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो जाता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग इट। तो उसे उसका कम से कम वेस्टेज हो और ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाए। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जहां तक वो सही सलामत है, वो रिसोर्सेज है, तो उसमें कम से कम वेस्टेज हमें करना है और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने का, कि कम से कम वेस्टेज हो रिसोर्सेज का। बिकॉज रिसोर्सेज जो होते हैं, बहुत तरह के रिसोर्सेज जो होते हैं, अब वो लिमिटेड है। तो हम हमारे कंट्री में भी बहुत सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज और जनरली बहुत सारे रिसोर्सेज, अगर नेचुरल रिसोर्सेज का बात किया जाए तो वो अलग ही एक सिचुएशन है हमारा, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड ही होते हैं। इसके वजह से हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका करना चाहिए, ठीक है। विथ दिस सोशल वेलफेयर अलोंग विद ग्रोथ कैन बी मैक्सिमाइज। इसके इसके वजह से फिर हमारा सोशल वेलफेयर भी हो पाएगा और ग्रोथ भी मैक्सिमाइज हो पाएगा, ठीक है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी था, अभी अभी क्या हुआ था, 200 साल के जो गुलामी, जो हम लोग कह लें तो 200 साल के गुलामी से वो आजाद हुआ। अब यहाँ पे इसे फ्रेश स्टार्ट करना था। सो अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्लानिंग था, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक कमीशन सेट किया गया, एक ऑथोरिटी बनाया गया जिसे नाम दिया गया प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन ने डिफाइन किया इकोनॉमिक प्लानिंग को कैसे। तो प्लानिंग कमीशन डिफाइंस इकोनॉमिक प्लानिंग एज इकोनॉमिक planning means utilization of country's resources in different development activities in accordance with the national priorities। नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हम अपने कंट्री का रिसोर्सेज का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, इसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाएगा। सो ये डेफिनेशन दिया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन क्या हुआ कि इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए एक ऑथोरिटी बना था कि कैसे कैसे होगा, क्या क्या टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। फिर प्लान के बारे में हमने अभी जाना कि प्लान क्या होता है। अ प्लान स्पेल आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ नेशन शुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। कैसे रिसोर्सेज का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे जिससे कम से कम वेस्टेज हो। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स व्हिच आर अचीव्ड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सो अब देखो बार बार ये बात आ रहा है कि प्लान जो है हमेशा एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के दौरान ही हम लोग को अचीव करना है। सो प्लानिंग बिना कोई टाइम फ्रेम के नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे और क्या है कि टू फॉर्मुलेट प्लान प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950। तो प्लान बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया? 1950 में सेटअप किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो जवाहरलाल नेहरू हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के। तो यहाँ पे आप देखें कि इस इनके चेयरमैनशिप में ये प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया, ये चेयरपर्सन थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इट्स एम वाज टू प्रमोट रैपिड राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। इसका भी कुछ एम था प्लानिंग कमीशन का कि टू प्रमोट रैपिड राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना लो हो गया था या बैकवर्ड हो गया था, तो इसको क्या करना है, बढ़ाना है। इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना है। टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक प्लानिंग 5-year plans were formulated।
सो जनरली जो डिफाइन किया गया था एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जो टाइम फ्रेम था वो 5 ईयर था, तो उसके अकॉर्डिंग भी 5 ईयर प्लान्स लाए गए। ठीक है, इसे हिंदी में पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। सो 5 ईयर प्लान सेटअप किया गया था, और 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान जो आया था वो 1 अप्रैल 1951 को से लेके 31 मार्च 1956 तक रहा। ठीक है, सो 5 ईयर प्लान्स, इस तरह से 5 ईयर प्लान्स आगे रन किए थे। सो 5 ईयर प्लान्स हमारा फॉर्मुलेट हुआ हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। नाउ ऑल द 5 ईयर प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड कीपिंग द व्यू द बिलो ऑब्जेक्टिव इन द माइंड। अब ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं इसके, ये आगे अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो आपके वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन आज के डेट में प्लानिंग कमीशन नहीं है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है और दूसरा एक यहाँ पे अथॉरिटी बना दिया गया है, तो इसे नीति आयोग कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब क्या हो गया कि जो सोचने का काम करती है, जो प्लानिंग का काम करती है। थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established on January 1st 2015 टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को कब हटाया गया, यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को हटाया गया और इसका नया नाम रख दिया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसके भी अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है, खैर वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो हमारे चैप्टर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। नाउ अब ये जो 5 ईयर प्लान आया, तो 5 ईयर प्लान का 4 गोल था, ये कॉमन गोल था कि जब तक ये हमारा, इसमें कोई आपका टाइम फ्रेम नहीं था, और लेकिन ये था कि जल्द से जल्द ये हमें पूरा कर लेना है। तो उसी तरह से हर एक 5 ईयर प्लान में अलग अलग कुछ ना कुछ गोल सेट किए जाते थे, जिसका बेसिक है ना, जो अगर हम लोग देखें कि जो जिसका बेसिक गाइडलाइन जो था वो ये 4 पे बेस्ड था। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि उसमें बोला गया कि इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो उसके पीछे का जो गोल है, उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये 4 रहेंगे, और ये 4 को ध्यान में रख के ही ये डिफाइन किया गया। सो 4 क्या क्या है ये बेसिक गोल्स, दैट इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये क्या है। तो क्विक रिव्यू यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रोथ एम्स टू इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। मॉडर्नाइजेशन एम्स एट एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। सेल्फ रिलायंस एम्स टू मेक इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। इकोनॉमी एम्स टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ये 4 थे। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्रोथ किसे कहेंगे। अब सबसे पहला ग्रोथ, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है और ग्रोथ क्या है, और ये ऑब्जेक्टिव क्या क्या बताया, ये गोल्स क्या क्या सेट किया गया था। द स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल forced the planners to make economic growth as the first and foremost objective of Indian plan। अब यहाँ पे आप देखो कि जैसा हमारा इकोनॉमी वो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए और जिस तरह से वो सौंप के गए और काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसका भरपाई में काफी समय भी लगा। ठीक है, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती हैं, ऐसे ऐसे भी चीजें हुई। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोथ को पहला ऑब्जेक्टिव रखा गया, क्योंकि हमारा इकोनॉमी इतना ज्यादा डाउन हो गया, बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, तो इसके वजह से हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव रहा, पहला जो गोल रहा वो ग्रोथ था, है ना। हिंदी में से विकास भी हम लोग कह सकते हैं। So growth refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country। पहला इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे कंट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना, आउटपुट को बढ़ाना, किसका, तो गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि अब हमारा इकोनॉमी फ्रेश है। ठीक है, स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो धीरे धीरे अगर जीडीपी में अगर इंक्रीज होता है तो वो एक अच्छा साइन है ग्रोथ का। तो सबसे पहला जीडीपी वर्ड जो आता है, तो जीडीपी वैसे तो आपने पहले भी सुन रखा होगा कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन इसे कहते, ये क्या होता है आखिर, ये देख लेते हैं। सो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी गुड्स
हैं, फाइनल गुड्स का बात किया जा रहा है, जितने भी गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसका जो मार्केट वैल्यू है, तो एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसका जो मार्केट वैल्यू है उसे ही जीडीपी कहा जाता है। तो इस सभी सेक्टर को मिला के, चाहे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये एक साल का बात किया जा रहा है कि एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो मार्केट वैल्यू है ना, एक इकोनॉमी में, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसे ही जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हो कि पेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो फिर आपको और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे शर्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है और अदर सर्विसेज आपको प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। तो इन सभी का, जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी में उसके डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ड्यूरिंग अ 1 ईयर, सो उसका मार्केट वैल्यू को ही जीडीपी कहा जाता है। सो जीडीपी जितना राइज करेगा कंट्री का, वो एक इंडिकेटर है कि ग्रोथ हो रहा है। The contribution made by each of these sector makes up the structural composition of the economy। तो जितने भी सेक्टर, सभी सेक्टर्स को मिला के अगर जो प्रोडक्शन को किया जा रहा है, तो उसे ही स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन कहते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर का बात किया जा रहा है। ठीक है, सो ये पहला जो था वो ग्रोथ में हमारा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है। नाउ सेकंड इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या था कि इंडियन प्लानर्स have always recognized the need for modernization of society to raise the standard of living of people। तो इसमें मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या आ गया कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि हमें मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देना है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो नए टेक्नोलॉजीज पे हमें ध्यान देना है, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल में तो नहीं था, है ना, वो सिर्फ खुद के लिए टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे थे, वो यहाँ के लिए कुछ एडॉप्शन यहाँ पे उसे इंक्रीज नहीं कर रहे थे, नए नए टेक्नोलॉजीज का इंक्लूजन नहीं कर रहे थे। सो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। It is done with an aim to increase the production of goods and services. For example, farmer can increase the output on farm by using new seed varieties instead of using old ones। या फिर अगर farmers की बात कर लें तो use of tools and machineries in agriculture to increase the production। सो ये सभी हो गया नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसे फार्मर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन रेफर्स to not only change in production method but also change in social outlook of the society। social outlook का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में जो मेन जो अभी जिसे हम लोग विचार भी कह सकते हैं, विचारधारा भी कह सकते हैं, कि सोसाइटी का विचारधारा क्या है, ठीक है, सोशल आउटलुक कैसे हम उसे ट्रीट करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भेदभाव होता है किसमें, तो मेल एंड फीमेल, अगर हम लोग देखें वर्किंग प्रोफेशन में ही देखें, मेल एंड फीमेल वर्कर्स का अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा गैप है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो वो सोशल आउटलुक को भी चेंज करना है कि नहीं, जो आज के डेट में मतलब कि उस टाइम का अगर सिचुएशन देख लें, तो यहाँ पे अगर हम लोग फीमेल, आप देखोगे कि फीमेल फ्रीडम फाइटर्स भी बहुत कम थे, और बहुत कम का नाम आया, कम होंगे नहीं, ऑब्वियसली कम नहीं होंगे, लेकिन जो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो काफी आपको कम नाम दिखेगा एज कंपैरिजन टू जो आपके जो मेल लीडर्स जो थे, ठीक है। तो अब ये चीजें यहाँ पे इस सोशल आउटलुक को चेंज करना है कि अब यहाँ पे सोशल आउटलुक ये बन गया था, एक विचारधारा बन गई थी कि नहीं, इन्हें घर का काम करना चाहिए, या और ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं या इकोनॉमी में। तो बहुत समय तो ऐसा भी था ना कि आप हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो फीमेल को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। तो अब ये सभी चीजें चेंज होना, ये सोशल आउटलुक चेंज होना, तो ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का हमारा ये है कि विचारधारा चेंज हो, कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, ठीक है, इक्वल राइट्स मिले यहाँ पे। सो चेंज इन द सोशल आउटलुक बाय ग्रांटिंग इक्वल स्टेटस टू वुमेन एंड मेकिंग यूज ऑफ देयर टैलेंट इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस। सो सिर्फ सोशल आउटलुक में मेल और फीमेल का ही नहीं था, और भी चीजें थी, जैसे कास्ट सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। तो उन सभी चीजों को भी हटाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये हो जाता है कि कैसे हम अच्छा, ये सोशल आउटलुक को चेंज करना, ये एक और हमारा जो गोल्स है इक्विटी, उससे भी लिंक करता है ये।
चलिए तो इसके बारे में भी आगे हम लोग देखते हैं। अब है एक सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस को हिंदी में आत्मनिर्भर कहते हैं, ठीक है, कि खुद पे ही निर्भर रहना। तो ये इकोनॉमी के लिए यूज किया गया था ये वर्ड, और ये जब पहला इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था, जो 1950 में आया था, तो उसी टाइम का यहाँ पे बात है कि जो पॉलिसी बनाया गया, ठीक है, जो प्लानिंग किया गया था, उसमें हमारा एक गोल था सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर किससे, कि हमें दूसरे जो इकोनॉमी थे या दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद पे डिपेंडेंट रहना है। तो उस टाइम में सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो था फूड, तो फूड हमें फूड में हमारे यहाँ पे क्या करना है, फूड प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस हमें होना है, सेल्फ रिलायंट होना है, ठीक है, कि खुद पे ही हम यहाँ पे निर्भर रहें, हमें जरूरत ना पड़े इंपोर्ट करने का, ठीक है। अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन resources or by using resources imported from other nations. The first 7 5-year plans gave importance to self-reliance by avoiding imports. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. ठीक है, तो फॉरेन डिपेंडेंस, एक सेल्फ रिलायंस में दो चीजें थी, एक फॉरेन डिपेंडेंस हमें क्या करना था, कम करना था, और दूसरा था फॉरेन इंटरफेरेंस, कि फॉरेन इंटरफेरेंस भी ज्यादा ना हो। तो इसके लिए हमें सेल्फ रिलायंट होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आज तक इस चीजों पे फोकस किया जा रहा है, अभी भी हम लोग पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट नहीं है, बहुत सारे चीजों में अभी भी हमें आगे काम करना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटी। नाउ इक्विटी वर्ड इक्वालिटी के जैसा आता है, ठीक है, लेकिन अब आप ये जो फिगर देखो, यहाँ पे जो एक फिगर दे रखा है, आपको इससे पूरा क्लियर हो जाए कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मोर ओवर बहुत जगह पे ये दोनों टर्म एक तरीके से ही एक्सचेंजेबल होते हैं, ये एक तरह से यूज किए जाते हैं, बट यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप देखो इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब जैसे ये रिसोर्स आप समझ लो और जो पर्सन है, ये सबको बराबर दिया गया, बट एक का हाइट आप देखो, दूसरे का हाइट देखो और तीसरे का हाइट देखो। सो इक्वालिटी से प्रॉपर हम अगर वेलफेयर का बात करें तो प्रॉपर वेलफेयर नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से इकोनॉमी में भी अगर यहाँ पे देखो कि जो अलग अलग कैटेगरी है लोगों के, तो किसी के पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, किसी के पास थोड़ा रिसोर्सेज है और किसी के पास बहुत सारा रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इक्वालिटी को हटा के हम इक्विटी पे ध्यान दे रहे हैं। अब इक्विटी पे जिसको जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक सर्टेन रेट है ना, वो सर्टेन, वो जो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फी है और जो चार्जेस हैं वो सर्टेन दिए गए हैं। अब वहां पे क्या है कि एक प्रॉपर फीस तो दे दिया गया, अब जो जिसको जितना जरूरत है वो उसके हिसाब से उसको वहां पे इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है इसके वजह से, तो अब जो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, या फॉरेन कंट्रीज में भी अपना इलाज करवाते हैं, और जिसके पास जितना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई इक्विटी, और बहुत सारी चीजें इक्विटी पे भी आई हैं, जैसे रिजर्वेशन का अगर आप बात कर लो बहुत जगह पे, ठीक है, या फिर आप बात कर सकते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज में आप बात कर सकते हैं, तो अलग अलग जगह पे चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। इक्विटी, इट रेफर्स टू रिडक्शन इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम or wealth by uplifting weaker sections of the society. It also refers to distribution of economic power equally or in such a way that every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, decent house, education, healthcare, etc. तो इस तरह से हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का, कि सभी का जो बेसिक नीड है एटलीस्ट वो पूरा हो सके, ठीक है। जो बेसिक नीड है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सभी उनका पूरा हो सके। सो ये 4 गोल्स थे। और पहला, अब इसमें आप ये देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, कि क्या इंपॉर्टेंस था, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रोड मैप फॉर एक्शन, किस तरीके से प्लानिंग हमारा इसी यही करता है ना, कि हमें रास्ता दिखाता है कैसे हमें अब एक्शन लेने हैं, क्या करना है, कब कब क्या करना है, ठीक है। तो उसमें प्लान बनाए गए 5 ईयर प्लान्स, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, फिर इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये सभी हमने ऊपर तो पढ़ ही लिया, पहले वाले स्लाइड्स में हमने पढ़ लिया।
सो ये आपका पहला पार्ट था और इसमें हमने काफी टॉपिक्स को कवर किया। एक बात और कि यहाँ 1950 टू 1990 इसीलिए बोला गया क्योंकि पहला जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी था 1950 में जो लागू हुआ था, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गया और हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर किया था। सो 1990 के बाद हमें दोबारा इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का जरूरत पड़ा था, इसीलिए ये भी 1950 टू 1990 के टाइम पीरियड का ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।